Very good afternoon, everyone. Welcome to the Thought Tree. We are here with today's The Hindu analysis. Our prelims question of the day is: consider the following statements about GST, Goods and Services Tax. First is, it is an indirect tax regime. It is an indirect tax regime. Second, it is a destination based tax. Third, the inverted duty structure of GST is beneficial for government as it increases its revenue collection. Fourth, decisions related to GST are taken by GST Council headed by Finance Secretary. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सिलेबस का GST. इसका आपको करेक्ट कोड चूज करना है. इनमें से कौन कौन से करेक्ट है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, 1 and 3, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4 or 1 and 2 only. Okay, so you have to attempt this question and tell me the answer in the comment section. All right, first news: हरियाणा एंड पंजाब कोटा रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट जॉब. इस न्यूज को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हरियाणा गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन लाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हरियाणा का जो लोकल यूथ है यानी जो रेजिडेंट्स हैं उनको 75% रिजर्वेशन देंगे लोकल यूथ को जॉब्स में, है ना. तो इस पे हमने देखा था कि कोर्ट केसेस चल रहे हैं. अभी भी न्यूज इसलिए है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के जो स्टे लगे हुए हैं इस पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट ने स्टे तो लगा दिया कि आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन रीजनेबल रीजंस आपको देने जरूरी है कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि ये जो लॉ है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. ओके, सो 75% ऑफ रिजर्वेशन फॉर लोकल यूथ वाली बात आती है. अब यहाँ डिबेट किस चीज की है कि क्या ये देना सही है, इज इट वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमने पहले भी पढ़ा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यू टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, कोई सा भी प्रोफेशन आप कर सकते हो, है ना. तो वो वायलेट कर रहा है यहाँ. तो आपने अगर 75% रिजर्वेशन अपने लोकल यूथ को दे दिया तो बाकी लोगों का राइट तो वायलेट कर रहा है. देन आर्टिकल 16 राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओके, तो ये भी वायलेट कर रहा है. राइट टू इक्वालिटी वायलेट कर रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कहता है? दिस इज लोकलाइजेशन. एक जो डिबेट चल रही है वो क्या है कि लोकलाइजेशन होता जा रहा है जॉब्स का. सब ये चाह रहे हैं कि हमारे स्टेट में जॉब सिक्योर रहे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है. ठीक है, इट इज नॉट एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना. वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. ओके, सो हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस पे केसेस वगैरह चल रहे हैं. नाउ सी देयर इज समथिंग कॉल्ड लोकलाइजेशन. लोकलाइजेशन की डिबेट है कि आप जॉब्स को लोकलाइज कर रहे हो. अब यहाँ पर माइग्रेशन से रिलेटेड भी एक इशू आता है जो आपको पता होना चाहिए. कई बार क्या होता है जब माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन बहुत सारे रीजन से होता है, बहुत सारे पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन में. तो माइग्रेट करने का एक रीजन जनरली जो लेबरर्स होते हैं उनका क्या होता है कि दूसरे स्टेट में अगर जा रहे हैं वहां अगर बेटर जॉब मिल रही है ना, सेम आवर्स के लिए अगर बेटर इनकम मिल रही है, बेटर वेज मिल रही है, जिसको इकोनॉमिक्स में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी बोलते हैं, तो बेटर जहां उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी वहां माइग्रेट कर जाएंगे. अब क्या होता है, सपोज राजस्थान से निकल के किसी ने सोचा कि हमको एमपी में जाना है क्योंकि वहां बेटर जॉब्स है. बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं राजस्थान से एमपी में चले गए. अब एमपी की जॉब्स पे प्रेशर पड़ेगा, वहां के लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनको नहीं मिलेगी, तो दे वुड डिमांड कि हमें जॉब में रिजर्वेशन दो क्योंकि दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं तो हमको जॉब्स नहीं मिल रही. तो ये भी एक डिबेट है कि क्या करना चाहिए ऐसे केस में, है ना. तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? या तो जो सोर्स स्टेट है जहां से माइग्रेशन आ रहा है वहां पर जॉब्स क्रिएट करो ताकि किसी भी एक स्टेट पे एकदम से बर्डन ना बढ़े, है ना. लोग माइग्रेट ही नहीं करेंगे ना अगर जॉब्स होंगी उसी स्टेट में. ओके, तो इससे क्या होगा? दूसरा, रिसोर्सेज पे भी प्रेशर पड़ता है. सपोज राजस्थान से लोग माइग्रेट करके एमपी गए तो राजस्थान के रिसोर्सेज पे बर्डन कम हो गया, लेकिन एमपी के रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़ गया. ठीक है, वाटर पे, लैंड पे, रहने की जगह भी तो चाहिए, वाटर चाहिए, पोल्यूशन भी ज्यादा होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना पोल्यूशन होगा, तो प्रेशर भी बढ़ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज पे. तो दैट्स व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर डिबेटेबल. तो ये न्यूज में है, आपको ध्यान रखना है. देन रोड सेफ्टी पे आते हैं. देयर वाज दिस आर्टिकल ऑन रोड सेफ्टी. रोड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस यहाँ पर एम्फेसाइज किया. आपने देखा होगा आए दिन इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत डेवास्टेटिंग होते हैं, है ना. तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज
had attended a conference in Sweden in 2020. 2020 में कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वीडन में एक रोड सेफ्टी को लेके, तो हमारे यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी उसको अटेंड किया था। ओके, वहां पर हमने अपना डिटर्मिनेशन दिखाया था, हाईलाइटेड दैट इट हैज अ प्लान, कि हमारे पास एक प्लान है क्या, टू हैव जीरो फैटेलिटीज इन इंडिया बाय 2030। जीरो फैटेलिटीज यानी रोड एक्सीडेंट में किसी की डेथ ना हो। ओके, ऐसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ऐसे रूल्स बनाएंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे, सारा पूरा इंटीग्रेट करेंगे सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि 2030 तक, 22 तो चल ही रहा है ना, तो देखते हैं 2030 तक होता है तो सोचो कितनी अच्छी बात होगी, रोड एक्सीडेंट्स में कोई भी अपने को नहीं खोएगा। ओके, सो प्लान टू हैव जीरो फैटेलिटीज इन इंडिया बाय 2030। या आप अपने मेंस में या ऐसे राइटिंग में ये फिगर्स लिख सकते हो। ओके, इंडिया का प्लान है 2030 तक, तो ये 30 तक तो करंट अफेयर्स ही रहेगा, तो ये आउटडेटेड नहीं होगा, आप लिख सकते हो इसको। अब कुछ यहाँ पर हम देखते हैं कि कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग कोर्ट ने क्या क्या टाइम टू टाइम सजेशंस दिए। जब रोड एक्सीडेंट्स हुए, केसेस कोर्ट में गए, तो क्या क्या बताया गया कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ओके, तो ये सजेशंस आप अपने आंसर में भी लिख सकते हो। फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोड सेफ्टी काउंसिल्स। रोड सेफ्टी काउंसिल्स बनाई जाए, यानी प्रॉपर काउंसिल बनाई जाए जो सिर्फ रोड सेफ्टी को देखे। जब क्या होता है, किसी एक काम में आप स्पेशलाइज होते हो तो ज्यादा अच्छे से काम हो पाता है ना। अब सपोज एक काउंसिल है जो 10 तरीके के काम देख रही है, और एक काउंसिल है जो एक काम देख रही है, हर काम की स्पेसिफिक काउंसिल है, तो वो काम अच्छे से देख पाएंगे ना, रूल्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएंगे। रोड सेफ्टी है, अब उसको कोई भी मिनिस्ट्री देख रही है, ओके, उस मिनिस्ट्री के पास 10 और काम है, 10 और काम है, तो वो उतना नहीं कंसंट्रेट कर पाएंगे। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सिर्फ आईएएस में लगे रहोगे, आपका एफिशिएंसी अच्छी होगी। आपने अगर 10 नाव में पैर रख लिया कि 10-10 एग्जाम आप दे रहे हो, इसका भी पढ़ लूं, उसका भी पढ़ लूं, तो आप एक पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, है ना, तो एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होगी। ऐसे ही रोड सेफ्टी काउंसिल बनाने से वो काउंसिल प्रॉपरली देख पाएगी कि क्या क्या बॉटल नेक्स हैं जिसकी वजह से हम रोड सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रहे। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोड सेफ्टी फंड्स। रोड सेफ्टी फंड्स एस्टैब्लिश किए जाएं जिनको रोड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए यूज किया जाए। जैसे डिजास्टर रिलीफ फंड होते हैं, ऐसे रोड सेफ्टी फंड बनाए जाएं जिनको उसी पर्पस के लिए यूज किया जाए। देन आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट सेस भी लगा सकती है रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। सेस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए टैक्स लगाया जाता है हायर इनकम ग्रुप पे, है ना, तो सेस और उसी पर्पस के लिए उसको यूज करना होता है और किसी के लिए नहीं कर सकते, वो भी एक सजेशन हो सकता है आपकी तरफ से। देन रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, एक प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए, सिग्नल्स का, ट्रैफिक डिवीजन का, रोड्स का, हाईवेज का, कैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो वो आपका प्लान होना चाहिए। इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है at the core lies what? Infrastructure. Okay, then we have road safety audits. Audit क्या होती है? टाइम टू टाइम चेकिंग, है ना, तो रोड सेफ्टी ऑडिट्स अगर टाइम टू टाइम हो पाएंगी, सो दैट वुड बी बेटर। रोड सेफ्टी ऑडिट्स, तो ये है रोड सेफ्टी के बारे में। देन इंडिया यूएई टू साइन ट्रेड पैक्ट, आज ही की न्यूज है कि इंडिया यूएई कुछ एफटीए एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। रिसेंटली हमने इंडिया और यूके के एफटीए के बारे में देखा था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, देखो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, जब आप किसी कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आप रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते हो अपने मैन्युफैक्चरर्स को, अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए। दो टाइप के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक होता है टैरिफ के जरिए, मतलब टैक्स के जरिए, आप टैक्स बढ़ा दोगे तो कम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्टर्स क्योंकि टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा वरना, ओके। देन दूसरा होता है क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, है ना, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट कर देते हो जिसको बोलते हैं कोटा रेस्ट्रिक्शंस, यानी इतनी ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट करोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे वरना इट वुड हार्म योर डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो वो रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना या मिनिमल कर देना इस फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। तो इंडिया और यूएई का साइन होने वाला है कुछ ट्रेड एग्रीमेंट, अब क्या निकल के आता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो बात हो रही है यहाँ पर इंडिया चेंजिंग आउटलुक टुवर्ड्स एफटीए, अब आप देख रहे हो धीरे धीरे इंडिया एफटीए साइन कर रहा है अलग अलग कंट्री से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए बहुत, क्योंकि पहले इंडिया थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था ताकि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को पहले कॉम्पिटिटिव एज मिल जाए, उसके बाद हम अपनी इकोनॉमी ओपन करें। 1991 से पहले हम इतना ओपन नहीं थे, फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम ज्यादा खुल गए, है ना, हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से लिंक किया, ग्लोबलाइज किया। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इंडिया का एफटीए आउटलुक चेंज हो रहा है। कैसे? इंडिया अब ये सोच रहा है कि आने दो,
ट्रेड आने दो, उससे हमको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, उसी को यूज करके हम अपने प्रोड्यूसर्स को डेवलप करेंगे। मतलब हम प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम की तरफ नहीं जा रहे, हम ये नहीं सोच रहे कि नहीं हम इकोनॉमी को बंद रखेंगे, पहले हमारे प्रोड्यूसर्स डेवलप हो जाएं उसके बाद कोई गुड इंपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं आने दो, अगर उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है भी तो भी हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारी कंपनीज, हमारे इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स ये उनसे सीख लेंगे, सीखने के बाद हम और डेवलप कर लेंगे। तो ये अप्रोच शिफ्ट हो रही है। तो ये जो शिफ्ट है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ओके, इंडिया इज फोकसिंग ऑन गेनिंग मीनिंगफुल मार्केट एक्सेस। मीनिंगफुल मार्केट एक्सेस, इंडिया सोच रहा है कि हमको एक मीनिंगफुल मार्केट मिलेगा ना, हमारे कंज्यूमर्स को भी मार्केट मिलेगा, दूसरा हमारे सेलर्स समझ पाएंगे मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको, उसके बाद हम अपना मार्केट डेवलप करेंगे। ओके, तो इंडिया इज फोकसिंग ऑन गेनिंग मीनिंगफुल मार्केट एक्सेस। बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, हम ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना चाहते हैं। वैल्यू चेन क्या होती है, वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन। भाई गेहूं है, गेहूं में वैल्यू एडिशन हुआ तो वो आटा बना, आटे में वैल्यू ऐड हुई यानी उससे बेकरी, सपोज बिस्किट बने, केक बना, है ना, कुछ भी बना, तो वो वैल्यू एडिशन कहलाता है। जहां मैन्युफैक्चरिंग में आप किसी गुड की प्रेजेंट स्टेट को चेंज करते हो, वैल्यू एडिशन करते हो, उसी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का, ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना चाहते हैं, उसमें लीडर बनना चाहते हैं, इसलिए अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहे हैं। एनहेंस कैपेसिटी, अगर आपके पास नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, आप आने दोगे दूसरी कंट्रीज के टेक्नोलॉजीज को, आप सीखोगे उससे, तो आपकी कैपेसिटी एनहेंस होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप जितने टेक्निकल प्रोडक्शन कर पाओगे, टेक्निकली प्रोड्यूस करोगे, उतना ही ज्यादा आप मार्केट कैप्चर कर सकोगे, राइट। सो अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, हमको टेक्नोलॉजी भी मिलेगी साथ साथ, तो टेक्नोलॉजी आने से वी विल एनहेंस आवर कैपेसिटी। अच्छा, यूएई के बारे में एक बात ध्यान रखनी है, यूएई इंडिया का हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है, कभी 1 पे रहता है, कभी 2 पे रहता है, ठीक है, कभी फर्स्ट रैंक पे और कभी सेकंड रैंक पे। तो यू कैन इमेजिन इनके साथ हमारा ट्रेड वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा। ओके, 1 और 2 में रैंक शिफ्ट होती रहती है यूएई के साथ इंडिया की। तो यूएई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू एफटीए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया अपना आउटलुक चेंज कर रहा है ना, ये शिफ्ट जब भी कुछ होता है पॉलिसी में, तो ये कोर एरियाज होते हैं जहां से क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो आपको ये देखना है कि इंडिया पहले प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा था, अब और एफटीए की तरफ जा रहा है, यानी और लिबरलाइज हो रहा है। वो ये सोच रहा है कि इससे नुकसान नहीं होगा, इससे हमको टेक्नोलॉजी मिलेगी, है ना, रिसोर्सेज मिलेंगे, हम अपनी कैपेसिटी एनहेंस कर पाएंगे, समझ पाएंगे और चीजों को। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस। तो यहाँ पर एक वाटर टैक्सी की बात आती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इकोनॉमी को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, चाहे एयरवेज हो, है ना, या पाइपलाइन हो, रोपवे हो, कुछ भी, चाहे आप सामान को भेजने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो या इंसानों को भेजने के लिए, दोनों जरूरी है। तो इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुई है, यानी ऐसी टैक्सी जो वाटर में आपको ले जाएगी। तो वाटर टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुई है, कहां पर स्टार्ट हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में। कहाँ स्टार्ट हुई है, महाराष्ट्र में। कहां से कहां ये सर्विस देगी, नवी मुंबई, मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे जो डेवलप हुआ है, नवी मुंबई से लेके मेनलैंड मुंबई। अच्छा, मुंबई में भी इतनी पॉल्यूशन है ना, मतलब पॉल्यूशन है, प्रेशर है, पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन, लैंड तो उतनी रहेगी, पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है तो आगे वो एरिया डेवलप होने लगता है, धीरे धीरे अर्बन एग्लोमरेशन जिसको बोलते हैं वो होने लगता है, यानी छोटे छोटे एरियाज मिलके वो अर्बन एरिया एक बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन बन जाता है। तो मुंबई जो कोर मुंबई है, मेनलैंड मुंबई है, उसमें भी बहुत प्रेशर था, तो धीरे धीरे उसके आउटस्कर्ट्स डेवलप होने लगे, जिसको हम नवी मुंबई के नाम से जानते हैं। तो ये जो इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी है, ये नवी मुंबई को मेनलैंड मुंबई से कनेक्ट करेगी। ओके, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है इंडिया का। आप देख सकते हो पूरे देश की पहली वाटर टैक्सी है और ये महाराष्ट्र में, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन, जीएसटी वाला क्वेश्चन। जीएसटी पढ़ा होगा आप सबने, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का पार्ट है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, ये इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है, ये सही है या गलत, बिल्कुल सही है।
जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स ही है, जितने भी पहले छोटे छोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको इसमें सब्स्यूम कर दिया गया और एक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट वाला कंसेप्ट के साथ जीएसटी लाया गया, तो इट इज इनडायरेक्ट टैक्स. इज इट करेक्ट? यस, फर्स्ट इज करेक्ट. इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. अच्छा, ये भी हमने क्लासेस में डिस्कस किया है काफी बार. एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड और एक होता है सोर्स बेस्ड. सोर्स बेस्ड क्या होता है? सोर्स पे जहां से प्रोडक्ट जा रहा है वहां पर टैक्स लगता है. लेकिन ये क्या है? कंज्यूमर स्टेट पे लगता है ना, मतलब जहां कंज्यूम होगा वहां लगेगा. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. ये क्यों किया गया था? क्योंकि कई बार जो प्रोडक्शन में अच्छे हैं टैक्सेस स्टेट्स, उनको तो रेवेन्यू मिल जाता है, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन अच्छा नहीं, तो वहां पॉवर्टी होती है. जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान के कुछ पार्ट्स, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, ये जो एरियाज हैं जहाँ डिमांड तो है लेकिन प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं, तो वहां टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, तो वहां पे उसके लिए काम किया गया. अब वहां पर जब कंजम्पशन पे टैक्स लगेगा तो उससे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि कंज्यूम तो हो रहा है लेकिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ये इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए किया गया. तो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. यस, इट इज करेक्ट. जीएसटी का पिक्यूलियर फीचर है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. देन कम्स कि इसका जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जीएसटी का, वो बेनिफिशियल है फॉर द गवर्नमेंट एज इट इंक्रीजेस इट्स रेवेन्यू कलेक्शन. इसके लिए आपको ये समझना है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है. अच्छा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बेनिफिशियल है गवर्नमेंट के लिए, ये लिखा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है. उसी की वजह से 15 फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था कि आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करो, और वो मानते हुए अभी डिसाइड किया गया है कि जो क्लोथ है, टेक्सटाइल है, उस पर 12% जीएसटी किया जाएगा. आपने सुना होगा कि मार्च से कपड़े महंगे होने वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसी को किया गया. अब हम ये देखते हैं ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है क्या, तब आपको समझ आएगा ना. इन्वर्टेड ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स. जनरली टैक्स कैसे लगता है? अच्छा, जीएसटी का एक और फीचर है इनपुट टैक्स क्रेडिट. आप जो इनपुट पे टैक्स दे रहे हो वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, तो आपको इनपुट पर टैक्स नहीं देना. ये प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव देने के लिए दिया गया है. ओके, तो इन्वर्टेड टैक्स ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होगा? सी आईटीसी होता है. कई बार क्या होता है कि आईटीसी ज्यादा हो जाता है. जो आउटपुट बेस्ड टैक्स है ना, एक तो इनपुट पे टैक्स दे रहे हो आप और एक आउटपुट पे दे रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इनपुट पे जो आपको टैक्स मिलेगा वो रिफंड हो जाएगा, जिसको हम आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं. तो कई बार क्या होता है, सपोज ये है 1 लाख, है ना, और ये है 90,000. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या है, इस पे ज्यादा टैक्स लग रहा है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा हो रहा है और आउटपुट पे टैक्स कम लग रहा है. तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू किससे मिलना था? इससे, जो आउटपुट पे मिलेगा, क्योंकि ये वापस नहीं देना, ये तो वापस देना है, ठीक है. तो इनपुट पे जो टैक्स अगर आप ज्यादा लगाओगे वो क्रेडिट ज्यादा करना पड़ेगा, तो आपको आउटपुट पे उसके टैक्स ज्यादा लगाना है, ज्यादा क्रेडिट करना पड़ेगा. यानी 90,000 मिल रहे थे और 1 लाख वापस करने हैं आपको, तो ये फायदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है? नुकसान कर रहा है. दिस इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इज बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट. नो, इट इज नॉट बेनिफिशियल. इट डिक्रीजेस द रेवेन्यू कलेक्शन. इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है. तो थर्ड इज रॉन्ग. देन डिसीजंस रिलेटेड टू जीएसटी आर टेकन बाय जीएसटी काउंसिल. यस, यहाँ तक तो ठीक है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, लेकिन इट इज हेडेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर. It is headed by finance minister. So 4 is also wrong. So correct answer would be 1 and 2 only. D. D would be the right answer. 1 and 2 only. 3 and 4 तो दोनों गलत हैं. जीएसटी काउंसिल को फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हेड नहीं करते, ठीक है. तो दैट वाज इट फॉर टुडेज एनालिसिस. आपको इकोनॉमिक सर्वे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर इकोनॉमिक सर्वे के आपको डिटेल चैप्टर वाइज वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल. वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा. डिटेल एनालिसिस फ्रीली अवेलेबल है हर चैप्टर का. एंड आपको जिस भी वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो. आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा. अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर इट as much as you can, like it and subscribe us. Thank you. Have a very nice day. Thank you.